यूक्रेन जीत की ओर बढ़ रहा है, यही राय अब अधिक पश्चिमी अधिकारियों, विश्लेषकों, मीडिया और यूक्रेनी अधिकारियों की भी है। जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध अपने 5वें साल की गर्मियों में प्रवेश कर रहा है, कई विशेषज्ञों का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है कि यूक्रेन ने न सिर्फ पहल अपने हाथ में ली है, बल्कि जीत भी हासिल कर ली है। पैट्रिक टकर, डिफेंस वन के विज्ञान और तकनीक संपादक, कहते हैं कि यूक्रेन सिर्फ रूस के साथ कठिन युद्ध में जीवित नहीं है, ये कुछ हद तक सफल हो रहा है और शायद जीत की ओर है। क्या यह सही है? पिछले वर्षों में यूक्रेन की संभावनाओं को लेकर ऐसी ही आशावादिता थी, जो बाद में समय से पहले साबित हुई। उदाहरण के लिए 2022 में यूक्रेन के खार्किव ओब्लास्ट में जवाबी हमले के दौरान और 2023 में जापोरिजिया और खेरसोन ओब्लास्ट में उसके जवाबी हमले की शुरुआत में भी, 2024 में रूस के कुर्स्क क्षेत्र में उसकी घुसपैठ के दौरान और 2025 की गर्मियों में यूक्रेनी हमलों के कारण रूस के अंदर ऊर्जा संकट के समय भी। इन सभी मामलों में यूक्रेन की बढ़त अस्थायी साबित हुई और 2023 के जवाबी हमले और कुर्स्क में घुसपैठ के मामले में आखिरकार उसे भारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार स्थिति अलग हो सकती है। हाल के महीनों में यूक्रेन ने दाव काफी बढ़ा दिया है और कुछ इतना उन्नत छोड़ दिया है कि यह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संकेत दे सकता है कि युद्ध खत्म हो गया है और उनके पक्ष में नहीं है। हम साइंस फिक्शन जैसी इंसान जैसे लड़ाकू रोबोट्स की बात कर रहे हैं। ड्रोन ने युद्ध के मैदान पर बड़ा असर डाला है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने रूस में मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइल व ड्रोन हमलों की संख्या व सीमा काफी बढ़ा दी है। नई और उन्नत हथियारों की बाढ़ इस संघर्ष में आई है और लगातार नए हथियार लाए जा रहे हैं। नतीजे यूक्रेन की संभावनाओं पर विश्वास को सही ठहराते हैं। अब यूक्रेन रोज रूस के सैन्य, ऊर्जा ढांचे और लॉजिस्टिक मार्गों पर हमले कर रहा है। उसके नए मीडियम रेंज स्ट्राइक ड्रोन जैसे हॉर्नेट ने नोवोरोसिया हाईवे को मौत की सड़क बना दिया है। यह हाईवे क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ता है और खेरसोन, जापोरिजिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क के कब्जे वाले ओब्लास्ट से गुजरता है। यूक्रेनी हमलों ने सड़क के किनारे दर्जनों रूसी सैन्य वाहन, ईंधन टैंकर और अन्य गाड़ियां जला दी हैं। साथ ही पेट्रोल पंप, रेलवे ढांचा और पुल भी नष्ट कर दिए हैं। नतीजा यह है कि अभी क्रीमिया गंभीर ईंधन संकट झेल रहा है। निवासियों को रोज 20 लीटर ईंधन तक सीमित कर दिया गया है और क्रीमिया के लोग ईंधन के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। अधिकारियों को आशंका है कि गर्मी का पर्यटन सीजन पूरी तरह खत्म हो सकता है, जो प्रायद्वीप की आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन यह किसी और भी ज्यादा नाटकीय चीज का पूर्वाभास हो सकता है। रूसी और यूक्रेनी दोनों पक्षों में ये अटकलें बढ़ रही हैं कि ये घटनाएं रूस के लिए आर्थिक और प्रतिष्ठा की चोट से बढ़कर हैं। अब बढ़ती संख्या में विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ये घटनाएं शायद यूक्रेन की एक साहसी कोशिश के लिए मंच तैयार कर रही है, जिसमें वे प्रायद्वीप पर सैनिक उतारने और उसके कुछ हिस्से या पूरे हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलें अब रूस के अंदर गहराई तक पहुंचकर महत्वपूर्ण ठिकानों को ज्यादा बार निशाना बना रही है। तेल रिफाइनरियां, भंडारण सुविधाएं, सैन्य, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों पर हमले हो रहे हैं। इन हमलों की बढ़ती साहसी प्रकृति हाल ही में रूस के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर सेंट पीटर्सबर्ग में स्पष्ट रूप से देखने को मिली। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान, जिसे रूस का दावोस भी कहा जाता है, यूक्रेन ने शहर पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया। रूसी युद्धपोत बोइकी पर क्रोनस्टार द्वीप बंदरगाह के ड्राई डॉक में हमला हुआ, जिससे आग लगी और संभवतः भारी नुकसान हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल, जो उत्तर पश्चिमी रूस के सबसे बड़े तेल ट्रांसशिपमेंट परिसरों में है, वहां भी आग लगी। रूसी अधिकारियों के अनुसार दुश्मन के ड्रोन का मलबा गिरने से लगी आग में 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। सम्मेलन स्थल पर धुएं के कारण कुछ यूक्रेनी और पश्चिमी पर्यवेक्षकों ने कहा कि हमलों से सम्मेलन बाधित हुआ। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर कोई बाधा या घबराहट नहीं दिखी, न किसी ने शरण ली और न ही सत्र में देरी हुई। असल में इस कार्यक्रम ने 130 देशों से 20,000 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जो पश्चिम में किए जा रहे उन दावों को चुनौती देता है कि यूक्रेन में युद्ध ने
रूस को अलग थलग कर दिया है। युद्ध ने निश्चित रूप से रूस को पश्चिम से अलग थलग कर दिया है, लेकिन जैसा कि पुतिन की हाल ही में चीन की हाई प्रोफाइल यात्रा और SPIEF के अतिथि सूची से पता चलता है, अलगाव दुनिया के बाकी 7/8वें हिस्से तक किसी भी मायने में नहीं पहुंचा है। वास्तव में पुतिन की मौजूदगी वाले एक पूर्ण सत्र के दौरान सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने दोनों देशों के संबंधों को मौत तक साथ जैसा बताया। टकर के अनुसार अब रूसी क्षेत्र के भीतर गहराई में मौजूद तेल अवसंरचना सुरक्षित नहीं है, जिससे कीव को मास्को की निर्यात आय पर दबाव डालने का मौका मिला है। और मई 2026 के मध्य तक यूक्रेन की सेना ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर कुल 158 बार हमला किया है, जिसमें रूस की 33 में से 24 ऐसी रिफाइनरियां शामिल हैं जो प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन से अधिक तेल प्रोसेस करने में सक्षम है। उनमें से कम 35 हमले 2026 के दौरान हुए, जो इन हमलों की बढ़ती आवृत्ति और प्रभावशीलता को दर्शाता है। रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार मध्य रूस की लगभग सभी प्रमुख तेल रिफाइनरियों को इसके परिणाम स्वरूप ईंधन उत्पादन रोकना या कम करना पड़ा है, जो उसके कुल उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा है। यूक्रेन के लिए दुर्भाग्यवश उसने उतना नुकसान नहीं किया है जितनी उन्हें उम्मीद थी, कम से कम अभी तक तो नहीं। तो आपसे पर्म, कुरिश्ची, रियाजान और सारातोव में रिफाइनरियों के अस्थायी या शायद स्थायी रूप से बंद होने के बावजूद रूस की तेल निर्यात आय वास्तव में बढ़ रही है। मई 2026 में रूस से कच्चे तेल की समुद्री आपूर्ति की मात्रा औसतन 3.46 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो 2025 की तुलना में साल दर साल 1,20,000 बैरल की वृद्धि है। और यही समय है जब तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। रूस को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बिना उकसावे के हमलों का लाभ मिला, जिनके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किया और उन खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे पर हमला किया जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में भारी झटका लगा है, जिससे कीमतें आसमान छू गई है और अमेरिका को रूसी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों में अस्थायी छूट देनी पड़ी है। स्पीफ में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब तेल से होने वाली आमदनी रूस की अर्थव्यवस्था की पहले जैसी ताकत नहीं रही। 2022 से तेल और गैस से होने वाली आमदनी का हिस्सा लगभग 40% से घटकर 23% रह गया है। हालांकि यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि यह हमारे लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, यह भी सच है कि यूक्रेन को रूस की तेल रिफाइनरियों को उतना नुकसान पहुंचाने में अभी लंबा रास्ता तय करना है जितना रूस ने उसे पहुंचाया। यूक्रेन के पास पहले अपनी तेल रिफाइनिंग इंडस्ट्री थी, जो उसकी आधी पेट्रोल जरूरतें पूरी करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूक्रेन की एंटी मोनोपोली कमेटी के चेयरमैन पावेल किरिलेंको ने मार्च में संसद को बताया कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण क्रेमेंचुक तेल रिफाइनरी ने पूरी तरह से अपना संचालन बंद कर दिया है। ऊर्जा मंत्री डेनिस श्मिहाल ने जोड़ा कि रिफाइनरी पर 69 मिसाइलें और लगभग 260 ड्रोन दागे गए थे। ये यूक्रेन की बची सबसे बड़ी रिफाइनरी थी। यूक्रेन की अन्य प्रमुख रिफाइनरियां लिचेव, खेरसोन और ड्रोगोबिच में पहले ही नष्ट या कब्जा की जा चुकी थीं। अब यूक्रेन अपने ईंधन की आपूर्ति के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है और मुख्यतः पेट्रोल डीजल पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया, ग्रीस से मंगाता है। यूक्रेन द्वारा रूस के तेल उद्योग और राजस्व को नुकसान पहुंचाना ही एकमात्र कारण नहीं है जिससे टक्कर जैसे विश्लेषकों को लगता है कि युद्ध यूक्रेन के पक्ष में गया है। वे यह भी दावा करते हैं कि यूक्रेन ने युद्ध के मैदान पर पहल अपने हाथ में ले ली है, जिसका मुख्य कारण टकर के अनुसार उसका AI और रोबोटिक्स पर जबरदस्त ध्यान है। यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन और ग्राउंड रोबोट्स बनाए हैं जो क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेनी ग्राउंड रोबोट्स अब फ्रंट लाइन पर 80% लॉजिस्टिक कार्य संभाल रहे हैं, जैसे विस्फोटक पहुंचाना और घायलों को निकालना। अब इनका युद्ध में भी तेजी से उपयोग हो रहा है। 2025 की गर्मियों में एक सिंगल रिमोट कंट्रोल ड्रॉइड TW-12.7 रोबोट जो मशीन गन से लैस था ने रिपोर्टेडली 45 दिनों तक अपनी पोजीशन बनाए रखी। तीसरे आर्मी कॉर्प्स के प्रवक्ता के अनुसार रोबोट और उसका ऑपरेटर
जो 6.2 मील दूर था, ने हर दुश्मन की घुसपैठ को नाकाम किया और बिना किसी यूक्रेनी सैनिक की जान गंवाए उसे रोका। लेकिन अब ये सब ह्यूमनॉइड बैटल रोबोट्स के साथ एक नया स्तर छू रहा है। 2 फैंटम MK एक ह्यूमनॉइड रोबोट्स को फरवरी 2026 में परीक्षण के लिए यूक्रेन भेजा गया था। इनका परीक्षण खतरनाक इलाकों में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई मिशनों के लिए किया गया था और interestingengineering.com के अनुसार इससे तकनीक की संभावनाएं और सीमाएं सामने आईं। रिपोर्ट्स के अनुसार परीक्षण ने फ्रंटलाइन सपोर्ट के लिए प्लेटफॉर्म की संभावनाएं सफलतापूर्वक दिखाई। हालांकि फैंटम MK1 अभी युद्ध क्षेत्र के सुपर सोल्जर से दूर है। इसकी पेलोड क्षमता 44 पाउंड तक सीमित है, वाटरप्रूफिंग नहीं है और बैटरी बड़े पैमाने पर संचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। फैंटम के अमेरिकी निर्माता फाउंडेशन इन कमियों को फैंटम 2 के साथ दूर करना चाहते हैं, जो 2026 के अंत तक यूक्रेन भेजा जाएगा। बताया गया है कि अपग्रेडेड मॉडल में सुपर ह्यूमन क्षमताएं होंगी और यह फैंटम MK1 से 2 गुनी पेलोड क्षमता देगा। डेवलपर्स को नए रोबोटिक सिस्टम्स में चुनौतियां मिलती हैं, जिन्हें धीरे धीरे सुलझाया जा रहा है। रोबोट्स के साथ एक और अहम तकनीक है जो यूक्रेन को युद्ध में बढ़त दिला रही है, वो है AI। यूक्रेन की सेना में AI का इस्तेमाल 2026 तक प्रयोगात्मक परीक्षणों से बढ़कर मुख्य संचालन क्षमताओं तक पहुंच गया है, खासकर कमांड और कंट्रोल, स्वायत्त टारगेटिंग और स्वार्म कोऑर्डिनेशन में। बिना चालक वाले सिस्टम्स अब कई मामलों में दर्जनों AI उत्पादों से नियंत्रित हो रहे हैं, जिनमें हवाई ड्रोन गाइडेंस और निर्णय सहायता शामिल हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण है पेलेंटिर सॉफ्टवेयर सूट, खासकर प्रिज्मा प्लेटफॉर्म, जिसे तैनात किया गया है यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय या HUR और अन्य स्ट्राइक यूनिट्स के भीतर। प्रिज्मा हजारों ड्रोन, रडार इंटरसेप्ट और सैटेलाइट इमेजरी से रियल टाइम डेटा को एक ही ऑपरेशनल चित्र में एकत्रित करता है, जिससे ऑपरेटर और अलग अलग बंकर एक साथ बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों का समन्वय कर सकते हैं। सिस्टम के एल्गोरिदम हमलों के इंटरसेप्शन पॉइंट्स, रडार कवरेज और एयर डिफेंस घनत्व का विश्लेषण कर रियल टाइम में उपयुक्त उड़ान मार्गों की गणना करते हैं। ये हर मिशन से सीखकर नए ड्रोन को रूसी रक्षा की उन कमजोरियों की ओर भेजता है जिन्हें मानव योजनाकार अनदेखा कर सकते हैं। ये यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों की बढ़ती प्रभावशीलता का एक प्रमुख कारण रहा है। TFL एक मॉड्यूल का उदाहरण है जो मानव द्वारा लक्ष्य चुनने के बाद ड्रोन को स्वायत्त रूप से काम करने देता है, जिससे यह जैमिंग और अन्य रक्षा उपायों के प्रति कम संवेदनशील होता है। यूक्रेनी कंपनी द फोर्थ लो का कहना है कि TFL एक ड्रोन अपने लक्ष्य को 4 गुना ज्यादा सटीकता से मार सकता है। यूक्रेन और साझेदार रूसी ड्रोन के खिलाफ नई स्वायत्त रक्षा प्रणालियों पर तेजी से काम कर रहे हैं, जिसमें ISR सेंसर और AI का उपयोग कर दुश्मन के ड्रोन की तेज पहचान और पता लगाने की क्षमता विकसित हो रही है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के उप सचिव डेविड अलोयान के अनुसार सभी प्रणालियां एक दूसरे से जोड़ी जा रही हैं। लोगों के साथ मिलकर वितरित नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जगह इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात होंगे, जिन्हें जरूरत पर सक्रिय किया जा सकेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास केवल 10 लोग होंगे जो सिर्फ इंटरसेप्शन को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार होंगे और ये अपने आप सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। मानव ऑपरेटर विभिन्न जगहों पर होंगे और सब कुछ कीव, लविव या अन्य देशों के शहरों से नियंत्रित किया जा सकता है, उन्होंने कहा। यहाँ द मिलिट्री शो में हम थकी हुई सुर्खियां या कहानियां नहीं दोहराते। हम आपको जरूरी जानकारी देते हैं ताकि आप समझ सके क्या हो रहा है और क्यों जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मिस न हो। अब यूक्रेन की स्वायत्त युद्ध प्रणाली के इर्द गिर्द अपनी नीति, अधिग्रहण और पुनः आपूर्ति प्रणालियों को फिर से बनाने की इच्छा और क्षमता ने न सिर्फ उसे धीमी गति से चल रही रूसी सैन्य मशीन पर बढ़त दिलाई है, ये यूक्रेन की 2 गंभीर समस्याओं में से एक, मोर्चे पर मानव संसाधन की बढ़ती कमी को भी संबोधित करता है। अनुमान है कि रूस को मोर्चे के क्षेत्र के हिसाब से 1.5 से 5 गुना तक की बढ़त हासिल है। और तो और रूस अब भी ऊंची तनख्वाह और अन्य लाभों के आधार पर लाखों नए भर्ती सैनिकों को आकर्षित करने में सक्षम है। इसके विपरीत
यूक्रेन को नुकसानों की भरपाई के लिए जबरन भर्ती का एक कठोर कार्यक्रम, जिसे बेसिफिकेशन कहा जाता है, चलाना पड़ा है। सैकड़ों वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें यूक्रेन के भर्ती अधिकारी TCC द्वारा पुरुषों को जबरदस्ती बसों में ठूसकर मोर्चे पर भेजा जा रहा है। यूक्रेनी लोकपाल दिमित्रो लुबिनेस द्वारा जारी फुटेज में दिखाया गया कि पुरुषों को भर्ती केंद्र की सीढ़ियों के पास बिस्तरों से हथकड़ी लगाकर बांधा गया ताकि वे भाग न सके। लुबिनेस के अनुसार 2022 की तुलना में सैन्य जुटान के दौरान नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन को लेकर लोकपाल के पास शिकायतों की संख्या 333 गुना बढ़ गई है। ये सरकार और जनता के बीच एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। लुबिनेस कहते हैं कि जो लोग पैसे देकर बच सकते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, जबकि बाकी लोगों को बिना किसी भेदभाव के जबरन भर्ती कर लिया जाता है। कई वीडियो दिखाते हैं कि जनता विरोध और हमले कर रही है। बेसिफिकेशन के दौरान TCC व पुलिस अधिकारियों को खदेड़ रही है। इसी समय 2025 की शुरुआत से अब तक लगभग 95,000 सैन्य आयु के यूक्रेनी नागरिक जर्मनी में प्रवेश कर चुके हैं, जो जर्मन भूमि पर शरण लेने वाले कुल यूक्रेनी नागरिकों का 60% है। जनवरी में नए रक्षा मंत्री मिखाइलो फिडोरोव ने बताया कि करीब 20 लाख यूक्रेनी नागरिक भर्ती से बच रहे हैं और लगभग 2 लाख सैनिक बिना अनुमति अपनी पोस्ट छोड़ चुके हैं। यूक्रेन पर उसके समर्थकों द्वारा भर्ती आयु 25 से घटाकर 18 वर्ष करने का दबाव बढ़ रहा है। यूक्रेन ने अब तक इससे इनकार किया है और सही तौर पर कहा है कि इससे वह खतरा पैदा हो जाएगा जिसे अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर जॉन मियर्सहाइमर ने जनसांख्यिकीय मृत्यु सर्पिल डेमोग्राफिक डेथ स्पाइरल बताया है, और यह सीधे सीधे जनसांख्यिकीय मृत्यु में बदल सकता है। इसके बजाय यूक्रेन, पोलैंड और जर्मनी जैसे देशों पर दबाव बढ़ा रहा है कि वे सैन्य आयु के शरणार्थियों को वापस यूक्रेन भेजना शुरू करें ताकि उनकी भर्ती की जा सके। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर या ISW लिखता है कि यूक्रेन के सफल मध्यम दूरी और अग्रिम मोर्चे के ड्रोन हमला अभियानों के चलते पुतिन को थकी रूसी जनता को न सिर्फ युद्ध के 5वें साल का समर्थन दिलाना है, बल्कि जबरन भर्ती भी स्वीकार करवानी है, जबकि रूस को पहले ही 10 लाख से ज्यादा हताहत झेलने पड़े हैं। ये सच हो सकता है, लेकिन यूक्रेन के लिए वो मौका पहले ही निकल गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सरकार और उसके पश्चिमी समर्थक रूस को कमजोर करने के लिए आखिरी यूक्रेनी तक लड़ना चाहते हैं, लेकिन सबूत बताते हैं कि खुद यूक्रेनी, सीधी भाषा में कहे तो, ज्यादातर इतने उत्साहित नहीं है। रोबोटिक व मानव रहित तकनीकों में प्रगति और रूस की लॉजिस्टिक्स व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की सफलताओं के बावजूद जनशक्ति की कमी अब मोर्चे पर दिख रही है। पश्चिमी स्रोतों जैसे ISW महीनों से दावा कर रहे हैं कि इस कमजोरी के बावजूद यूक्रेन ने युद्ध के मैदान पर पहल अपने हाथ में ले ली है और रूस से ज्यादा इलाका कब्जे में लिया है, या कम से कम रूस की बढ़त को कुछ ही मील तक सीमित कर दिया है। उनका दावा है कि पिछले 12 महीनों में रूस की औसत मासिक बढ़त सिर्फ 108 वर्ग मील रही है। मुख्य युद्ध क्षेत्रों की गहराई से जांच करने पर खासकर महत्वपूर्ण जगहों पर एक अलग कहानी दिखती है। डॉनबास में लाइमंड के आसपास लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है, जहां दोनों पक्ष मोर्चे के एक अहम हिस्से पर बढ़त के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि यूक्रेनी सैन्य सूत्रों की बढ़ती संख्या के मुताबिक डोनेट्स्क ओब्लास्ट में भारी किलेबंदी वाली रक्षा पंक्ति के कुछ हिस्सों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन इस बढ़ते दबाव को कैसे रोकेगा। महत्वपूर्ण शहर कॉन्स्टेंटिनोवका को चारों ओर से घेर लिया गया है और अब रूसी सेना शहर के उत्तरी हिस्सों को छोड़कर लगभग पूरे इलाके पर नियंत्रण में है। करीब 12,000 यूक्रेनी सैनिकों के घिरे होने का अनुमान है, जबकि कई अन्य अगले कस्बे रुजकोवका की ओर पीछे हट रहे हैं। जैसा कि यूक्रेनी सैन्य विशेषज्ञ कॉन्स्टेंटिन माशोवेत्स कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोवका की रक्षा कर रही सेना की आगे की सामरिक संभावनाएं साफ तौर पर कहे तो यूक्रेनी सशस्त्र बलों के लिए बहुत प्रतिकूल है। इस बेल्ट के अन्य 2 शहर क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क अब रूसी FPV ड्रोन और मध्यम दूरी की तोपों की पूरी रेंज में आ गए हैं और इन शहरों में आने जाने वाली रसद पर लगातार दबाव बना हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों ने दोनों शहरों और पास के बेलेंकियर, मालोटारानोवका, प्रिवोल्गिये को खाली करने का आदेश दिया है, जिससे हालात की तेजी से बिगड़ती स्थिति साफ है। अगर ये किलेबंदी बेल्ट गिरती है
तो डोनेट्स्क ओब्लास्ट के बाकी हिस्से पर रूसी सेना को रोकने के लिए भारी किलेबंदी बहुत कम बचेंगी। इसी कारण ज़ेलेंस्की रूसी मांगों के आगे नहीं झुकेंगे, जिसमें शांति के लिए यूक्रेनी सेना का डोनबास छोड़ना शामिल है। अगर जल्द ही कुछ बड़ा नहीं बदला तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। उत्तर में यूक्रेनी विशेषज्ञ खार्किव ओब्लास्ट के लॉजिस्टिक्स हब काजुचिया लोपेन की स्थिति को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेताया कि इस कस्बे पर कब्जा रूसी सैनिकों को खार्किव के बाहरी इलाके तक सीधी पहुंच देगा। अब अगर आप यूक्रेनी सैन्य विशेषज्ञों की बात सुने, न कि सिर्फ सरकार समर्थित और पश्चिमी प्रचार की, तो स्थिति जापोरिजिया के प्रमुख शहर ओरिखिव के आसपास, सूमी शहर के उत्तरी रास्तों और अन्य दिशाओं में भी उतनी ही कठिन होती जा रही है। शायद सबसे बड़ा संकेत यह है कि यूक्रेनी मोर्चे की सफलताएं उतनी बड़ी नहीं जितना बताया जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की और उनके यूरोपीय सहयोगी लगातार मौजूदा मोर्चे पर एक तरफा युद्ध विराम को न्यायसंगत और स्थायी शांति की पहली शर्त बता रहे हैं। आपको सैन्य इतिहास के अभिलेखों में बहुत गहराई से देखना पड़ेगा ताकि ऐसे उदाहरण मिल सके जहां जीतने वाला पक्ष एक तरफा अपने आगे बढ़ने को रोक दे और हारने वाले पक्ष के पक्ष में युद्ध विराम कर दे। रूस ने मौजूदा मोर्चे पर युद्ध विराम के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जबकि यूक्रेन इस पर अड़ा हुआ है। आप इसका जो भी मतलब निकालना चाहे निकाल सकते हैं। इस बीच टकर और ISW जैसे विशेषज्ञ पेंटागन के महानिदेशक की मई 2026 की रिपोर्ट जैसी स्रोतों को कमतर आंकते रहते हैं, जो यूक्रेन की आसन्न जीत की कहानी पर पानी फेर देती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस लगभग निश्चित रूप से अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यूक्रेन पर महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए है। टक्कर स्विट्जर को नजरअंदाज करते हुए लिखते हैं, यह समझने के लिए कि यूक्रेन की संभावनाएं कितनी नाटकीय रूप से बदल गई हैं, इस बात पर विचार करें। मार्च में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने कहा था कि अमेरिकी खुफिया समुदाय मानता है कि इस संघर्ष में रूस मजबूत है। टक्कर पूरी तरह अनजान लगते हैं कि यूक्रेन एक और अहम क्षेत्र में कितनी असंभव स्थिति झेल रहा है। रूस की बेहतर होती बैलिस्टिक मिसाइल रेंज के खिलाफ हवाई सुरक्षा। यूक्रेन को सबसे जरूरी हवाई रक्षा प्रणाली पैट्रियट सिस्टम की PAC-3 या PAC-2 मिसाइलें हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ सबसे असरदार मानी जाती है। समस्या इस मामले में और असंभव लगती है। मई में ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिसाइलों की त्वरित डिलीवरी के लिए खुला पत्र लिखा था। ऐसा लगता है कि इसे नजरअंदाज कर दिया गया, कम से कम सार्वजनिक रूप से। उन्होंने यूक्रेन में इन मिसाइलों के निर्माण के लिए लाइसेंस की भी मांग की थी, जिसे भी नजरअंदाज कर दिया गया, अगर ठुकराया नहीं गया तो कम से कम सार्वजनिक रूप से। इसके बाद उन्होंने जर्मनी से साल के अंत तक अपने भंडार से दर्जनों अतिरिक्त पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें देने का अनुरोध किया। इसके बदले उन्होंने भविष्य में बनने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन देने का वादा किया। जवाब जुलाई में आ सकता है। ज़ेलेंस्की के लिए समस्या यह है कि यूक्रेन में युद्ध और उससे भी महत्वपूर्ण ईरान के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई के कारण इन मिसाइलों की लगातार कमी बनी हुई है और इस अंतर को पाटने के लिए उत्पादन क्षमता भी नहीं है। अनुमान है कि रूस हर महीने अधिकतम 113 बैलिस्टिक, एरोबैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें बना सकता है। इस बीच लॉकहीड मार्टिन ने भविष्य में उत्पादन बढ़ाने की योजना बताई है, लेकिन अभी वह हर महीने सिर्फ 52 PAC-3 MSC इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाता है। भले ही ये सभी यूक्रेन को मिल जाएं, फिर भी ये काफ़ी नहीं होंगे, जबकि यूक्रेन को इनकी ज़रूरत है। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज पर यूक्रेन के निंदनीय हमले में 21 किशोर लड़कियां मारी गईं और दर्जनों और घायल हुईं। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। अब निशाने में लॉजिस्टिक्स हब, पेट्रोल पंप, ट्रक और वेयरहाउस भी हैं, जिनमें खाने पीने व मेडिकल सप्लाई का सामान है। 10 जून को खार्किव के मेयर इगोर तेरिको ने बताया कि शहर में गेरुन ड्रोन से 20 से ज़्यादा हमले हुए, जिससे कई जगह भीषण आग लगी। पुतिन ने निर्णय लेने वाले केंद्रों पर व्यवस्थित हमलों की कसम खाई है, लेकिन ये साफ है कि ये हमले यूक्रेनी जनता और उनकी सरकार के भीतर अधिक से अधिक अव्यवस्था और असंतोष फैलाने के लिए किए जा रहे हैं। यूक्रेन के रूस पर हमलों का मकसद पुतिन को अपमानजनक हार स्वीकार करने पर मजबूर करना है, लेकिन इसके सफल होने के कम सबूत है। पुतिन रूस में दबाव में है
पर इससे वे किसी प्रतिकूल शांति समझौते की ओर नहीं बढ़ रहे। अब रूसियों का भारी बहुमत और भी ज्यादा मुखर होकर मांग कर रहा है कि पुतिन नरमी छोड़े और यूक्रेन पर जोरदार हमला करे। पुतिन के कदमों के जवाब में ज़ेलेंस्की ने रूस में यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले तेज कर दिए हैं। इसके जवाब में रूस यूक्रेनी नागरिकों की बढ़ती मौतों को लेकर और भी बेरुखा रवैया अपनाता दिख रहा है, जो तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की और यूक्रेन ऐसा नहीं कर रहे हैं। यूलिया मेंडल, ज़ेलेंस्की की विवादास्पद पूर्व प्रेस सचिव जो अमेरिका भाग गई और उनके खिलाफ हो गई, ने हाल ही में इन जोखिमों का सार बताया। अगर ज़ेलेंस्की के गिरोह ने युद्ध रोकने पर सहमति नहीं दी तो यूक्रेन को खून की नदियां और भयानक सर्दी झेलनी होगी। सभी से कुछ महीने और सहन करने को कहा जाएगा और फिर से वे कहेंगे कि रूस टूटने वाला है। ऐसे लोग बेवकूफ नहीं बल्कि मानते हैं कि हम बेवकूफ हैं, उन्होंने कहा। फिर भी ज़ेलेंस्की, उनके यूरोप में समर्थक और सरकार समर्थक प्रेस यह मानते रहते हैं कि रूस की एक विनाशकारी हार बस होने ही वाली है। पर यूक्रेनी जीत असल में कैसी दिखेगी? डेविड एल्रॉयन के अनुसार सिर्फ शत्रुता खत्म होना जीत की घोषणा के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को इतना कमजोर करना चाहिए कि वह दोबारा हथियारबंद न हो सके, जैसा 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण के बाद हुआ था। उन्होंने कहा वे अपनी अर्थव्यवस्था का करीब 30% रक्षा उद्योग में लगा रहे हैं, जो बहुत अधिक है। यूक्रेन अपनी सरकार की सारी आमदनी युद्ध में खर्च कर रहा है और वेतन, पेंशन समेत सभी खर्चों के लिए पूरी तरह विदेशी सहायता व कर्ज पर निर्भर है। यह शायद उनकी नज़र से छूटा है। ये तो छोड़िए कि सरकार की सारी आमदनी युद्ध में लगाने के अलावा 90 अरब यूरो यानी लगभग 140 अरब डॉलर की यूरोपीय संघ की सहायता भी पहले से ही नाकाफी मानी जा रही है। यूरोपीय संघ के पास यूक्रेन को उधार देने के पैसे नहीं हैं, इसलिए वह जब्त रूसी संपत्तियां इस्तेमाल कर रहा है। नतीजा यह है कि यूक्रेन को मानवीय सहायता में भारी गिरावट आई है, जबकि लंबे समय से पीड़ित जनता को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच यूरोपीय वित्तीय और मानवीय सहायता आवंटन 2025 में देखे गए औसत मासिक स्तर के 5वें हिस्से से भी कम हो गए हैं। गरीबी, बेरोजगारी और खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है, जबकि जनसंख्या लगातार घट रही है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। मुख्यधारा मीडिया में न दिखने वाली आवाजों के साथ पूर्व यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी यूक्रेन ने हालात बदल दिए हैं की कहानी पर संदेह जताया। मैं वास्तव में ऐसा मूड खराब करने वाला इंसान नहीं बनना चाहता जो बैठकर लोगों को खुश होने से रोके, लेकिन नवंबर में आप और मैं उस कहानी पर लौटेंगे कि हम सब ने सर्दी कैसे झेली, या ये बातें कि युद्ध में बड़ा मोड़ आया है, यूक्रेन ने सब उलट दिया है और अब हम क्रेमलिन जाएंगे। सब बकवास है। ठीक है, कुछ श्रोताओं के लिए यह उनकी मानसिक स्थिति के लिए है, यह उपयोगी कहानी है। तो कौन खुद को धोखा दे रहा है या सीधा झूठ बोल रहा है? क्या टकर, ISW और ज़ेलेंस्की जैसे लोग सही हैं? क्या यूक्रेन निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है, जिससे रूस को अपमानजनक शांति शर्तें स्वीकार करनी पड़े और आंतरिक पतन हो? क्या ज़ेलेंस्की और उनके साथी यूक्रेनी जनता व अर्थव्यवस्था को तबाह कर यूक्रेनी जीत के दिवा स्वप्न के पीछे भाग रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। ज़ेलेंस्की की बढ़ोतरी जा कहाँ रही है? लोग भूल रहे हैं कि रूस सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। उस शक्ति का मकसद ही ऐसी हार को रोकना है। तो क्या यूरोपीय लोग वाकई परमाणु हमलों का जोखिम उठाने और या रूस द्वारा युद्ध की पूरी घोषणा, जिसमें लाखों और सैनिकों की तैनाती हो, के लिए तैयार है? क्या फ्रांस या यूके रूस द्वारा डनीप्रो जैसे शहर पर परमाणु हमला होने पर लंदन या पेरिस को दांव पर लगाकर जवाबी परमाणु हमला करेंगे? क्या उनकी जनता सबसे पहले इसकी इजाजत देगी? रारा डिफेंस कमेटी के सचिव रोमन कोस्टेंको ने रूसी सामरिक परमाणु हथियारों के खतरे को लेकर चेताया है, जिससे फ्रंट लाइन पर तुपों या बड़े पैमाने पर लामबंदी हो सकती है और यूक्रेन के लिए मुकाबला मुश्किल होगा। समय बताएगा। इस बीच हम इस वीडियो के साथ भविष्य में झांकते हैं कि रूस अगले 100 वर्षों तक इस युद्ध से उबर नहीं पाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।